जी तो जनाब, तो बात ये हो रही थी कि किस किस को डोनेशन दिया जा सकता है। उसमें उसने लिखा कि एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ फेडरल प्रोविंशियल लॉ, educational institution, hospital, or a relief fund established or run in Pakistan by federal government, provincial government, or a local government, any non-profit organization. ठीक है. The amount of a person's tax credit allowed under subsection 1 for a tax year shall be computed by this. ये मैंने आपको बता दिया. C क्या है? अब ये अमाउंट जो है C जो डोनेशन है, ये वाली अमाउंट, उसके लिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. वो क्या कहता है? C is the lesser of the amount, the total amount of a person's donation referred to in subsection 1 in the year, including the fair market value of any property given, or where the person is an individual or an association of a person, 30% of the taxable income, ठीक है, of that person, और कंपनी की सूरत में 20% of the taxable income. यानी फर्ज कीजिए अगर मैंने किसी को डोनेशन दिया तो वो डोनेशन जो है वो मेरी टैक्सेबल इनकम बीइंग एन इंडिविजुअल उससे 30% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. अगर मेरी 1 करोड़ की इनकम है तो मैं 30 लाख से ज्यादा का डोनेशन नहीं दे सकता. और अगर फर्ज कीजिए मैंने एक घर बना के या एक हॉस्पिटल में वार्ड बना के दे दिया, उस वार्ड की वैल्यू जो है वो फर्ज करें 50 लाख है. हेलो। हाँ, क्या हो गया? आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अबू बकर कुछ हुआ? अबू बकर क्या हुआ है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो डोनेशन है वो किन किन को दिया जा सकता है और डोनेशन के ऊपर लिमिट क्या है. तो फाइनेंशियल लिमिट, जो फिस्कल लिमिट जो लगी हुई है डोनेशन पे, वो ये है कि आप अपनी अगर इंडिविजुअल हैं तो टैक्सेबल इनकम का 30% से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते, और अगर आप कंपनी हैं तो टैक्सेबल इनकम का 20% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते. अगर मेरी टैक्सेबल इनकम बीइंग एन इंडिविजुअल फर्ज कीजिए 1 करोड़ रुपया है तो मैं 30 लाख से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता. और अगर फर्ज कीजिए कि मैंने कोई इन काइंड डोनेशन दिया है, जैसे मैंने किसी हॉस्पिटल में फर्ज कीजिए एक वार्ड बनवा दिया, उस वार्ड पे जो है 50 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो फर्ज कीजिए 1 करोड़ रुपया है, तो 30 लाख तक मुझे अलाउ होना था, जबकि एक्चुअल खर्चा हुआ 50 लाख. तो मुझे 30 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, 50 लाख तक अलाउ नहीं होगा. ठीक है, मुझे 30 लाख अलाउ होगा, 50 अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इट इज विच एवर इज लेस, लेसर ऑफ क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ अ पर्सन डोनेशन इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन. ठीक है, तो अगर मेरे डोनेशन की अमाउंट जो है वो मेरे 30% से ज्यादा है या फेयर मार्केट वैल्यू 30% से ज्यादा है, अगर मैंने इनकाइंड दिया है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा इंडिविजुअल की सूरत में 30% ऑफ द इनकम, और कंपनी की सूरत में 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम. दोनों सूरतों में ये इसको वो कर दिया जाएगा. अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ क्लास ए ऑफ द कंपोनेंट सी द फार्म ऑफ द फार्मूला इन सबसेक्शन 2, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम इट इज गिवन. तो जिस टाइम आप वो डोनेशन देंगे उस टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो ली जाएगी. A cash amount paid by a person as a donation shall be taken into account under class A of component C of the subsection 2 only if it was paid by a cross check drawn on a bank. अगर आप कैश में डोनेशन देना चाहते हैं तो वो थ्रू क्रॉस चेक आपको देना पड़ेगा. अगर क्रॉस चेक नहीं है तो डोनेशन आपको अलाउ नहीं होगा. ठीक है, ये रिबेट आपको अलाउ नहीं होगा. The board may make rules regulating the procedure for grant of approval under subsection subclass C of class 36 of section 2 and any other matter connected with or incidental there to होना चाहिए था, incidental to the operation of this section. यानी इस सेक्शन के ऑपरेशन के लिए या अप्रूवल के लिए जो है, क्योंकि ये जो है आपने जब डोनेशन देना है तो वो डोनेशन जिन लोगों को आप दे सकते हैं वो हैं जो अप्रूव्ड हो 2 सब 36 में. ठीक है, तो वो अप्रूवल के लिए प्रोसीजर जो है वो कौन डिफाइन करेगा? बोर्ड.
अच्छा, इसके बाद ये टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ये आ जाता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा, जिस तरह हमने वो पहले देखा था। और इसमें जो है यहाँ पे फार्मूला वही उसी तरह दिया हुआ है, सेम वही स्टाइल है। और इसमें भी जो है वो उन्होंने बताया है कि आपने कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर और सुकूक और या 20% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। तो या 20% ऑफ द इनकम होगी या 2 मिलियन, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। यानी ये दोनों आपने इकट्ठी देखनी है और उसके बाद इसको साथ देखना है। इन दोनों में से कोई भी, यानी ये ऊपर वाली ए बी जो है, अगर वो 2 मिलियन से ज्यादा बनती हैं तो फिर 2 मिलियन तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। स्टाइल वही है क्रेडिट देने का यहाँ पे भी। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी स्टाइल वही है, ठीक है। और यहाँ पे 150,000 रुपीज जो है वो, या 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो टोटल प्रीमियम 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, ये इस तरह है। अच्छा, पेंशन फंड में अगर आप करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एक एलिजिबल पर्सन है वो पेंशन फंड में कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, 20, ये आपके सामने है कंट्रीब्यूशन प्रीमियम आपका 20% ऑफ एलिजिबल पर्सन टैक्सेबल इनकम, उसके बाद जो है ये 2% पर एनम इजाफा होता रहेगा, ठीक है, अगर उसकी एज 40 से ज्यादा है, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर से 2% ज्यादा कंट्रीब्यूशन। और इसका भी कैलकुलेशन का स्टाइल वही है। टैक्स क्रेडिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये फिर आगे 64 शुरू हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 30 जून 2019 तक था, अब ये नहीं है, ठीक है ना। इट शैल बी गिवन अ टैक्स क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर आपने क्या किया है, वेयर अ टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी फॉर्म्ड बाय एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप a new manufacturing unit between the 1st day of July 2015 and 30th day of June 2019 shall be given a tax credit for a period of 10 years। कितनी चीजों पे दिया जाएगा, किस चीज पे दिया जाएगा। The tax credit under subsection 1 for a tax year shall be equal to the 2% of the tax payable, जो tax payable होगा उसके 2%, for every 50 employees, हर 50 employees registered with the employees old age scheme benefit। जो भी ओल्ड एज स्कीम बेनिफिट में अगर आप एम्प्लॉय अपने रजिस्टर करवाएंगे तो हर 50 एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपको 2% जो है टैक्स में आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे ये टैक्स क्रेडिट्स हैं जो 64 सेक्शन से लेके और सेक्शन 65, 65B, ये काफी सारे टैक्स क्रेडिट्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं वो अभी एप्लीकेबल हैं और कुछ एक्सपायर हो चुके हुए हैं। जैसे अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर जैसे 65D है, यहाँ पर लिखा होगा कि ये कब से कब तक होनी चाहिए, ये देखें। द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन दिस एंड दिस डेट। 2000 जून 2021 तक ये क्रेडिट चल रहा है, ये अभी तक चल रहा है। जो 2021 तक कंपनी बनेगी उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे आ जाएं, अब यहाँ पे 2019 तक था, ठीक है। The provision of subsection 1 shall apply if the plant and machinery is purchased and installed at any time between the 1st day of July 2010 and 30th day of June 2019। So 2019 गुजर गया 30th day of June, तो ये जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया उनके लिए तो रेलिवेंट है, जो नए लोग हैं उनके लिए ये रेलिवेंट नहीं रहा, ठीक है। सो ये हर एक क्रेडिट को देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा कौन सा नहीं होगा। सो ये 65 जो सेक्शन है ना, ये पूरा ये क्रेडिट्स तक है, ठीक है। 65E यहाँ तक, 65E तक है ये टैक्स क्रेडिट, राइट सर। ठीक है। तो 63 कंट्रीब्यूशन
64B पार्ट 64C और ये 65 मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है जी। तो 62 से मेरा एक मिनट और इन्वेस्टमेंट शेयर 61, हाँ 61 से शुरू होता है ये टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है, पार्ट 10 चैप्टर 3 ठीक है पार्ट 10। तो ये 61 से शुरू होता है और ये 65 तक जाता है। फिर 11 जो है वो 65 के बाद शुरू हो जाता है, पार्ट 11। ये आ गया जनाब चैप्टर 4 कॉमन रूल्स पार्ट 1। वो चैप्टर 3 था, वो 10 पे खत्म हो गया, पार्ट 10 पे। ये अब चैप्टर 4 पार्ट 1 आ गया। सो ये थी हमारी टोटल सैलरी इनकम। ठीक हो गया। अब कोई सवाल आपका सैलरी इनकम के हवाले से? हाँ भी जमानो। अच्छा चलो, ये मुझे बताओ कि हाउस रेंट अलाउंस मिनिमम सैलरी में कितना ऐड होना चाहिए? हम्म सर, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इससे मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल सर मेरे ख्याल से 10% या 10 to 30% होता है सर, या नहीं नहीं डाल। हाँ भाई बताओ क्या था। हालांकि वो रूल्स में था, मैंने आपको रूल्स में स्पेसिफिकली जाके पढ़ाया भी था। नसीब से पूछे अगर वो क्लास में है। हाँ जी हाँ जी सर, नसीब से आती थी। हसीब ने ऐसे किया, हाँ जी वो अंकल सरगम का रौला करता था ऐसे, हाँ जी है? नसीब है ही नहीं क्लास में सर, शरियार से पूछे। आज 17 नहीं बंदे है, बल्कि सर अवेलेबल नसीब है क्लास में। हसीब है क्लास में, 17 बंदे अवेलेबल हैं भाई। फिर आगे से जवाब क्यों ना दे रहा है, इसकी एब्सेंट लगाए। ये हसीबुर रहमान मौजूद है। हाँ भी हसीब, हाँ, हसीब हसीब माइक के साथ सर साथ वैसे कान। मैं दाल बोल रहा हूँ सर, 15% ही नहीं होता सर। नहीं था ये यार था। हसीब को बोलने दो। हाँ हाँ भी सॉरी हसीब, बुकर भाई। कितने परसेंट है भैया? हसीब है ही नहीं इधर, क्लास ज्वाइन करके पता नहीं किधर गया हुआ है। सर अगर जवाब ना दे तो आप देखो, सजा होनी चाहिए हसीब को। सर ये तो तो वैसे भाई गलत बात है, हम सर बैठते आज हैं तो इन्होंने क्लास लेते बंद हैं, बल्कि तो बच्चे आ बंद की जाते हैं जो बंद सिर्फ किया हुआ। बैठ जाते हैं। सर अटेंडेंस स्लॉट तो सिलेक्ट करें सर, अटेंडेंस स्लॉट सिलेक्ट करें सर। हम्म, ये क्या है यार, बीच में मार्च अप्रैल, अच्छा सर नीचे। इसकी सीपी एब्सेंट लगाइएगा। हाँ ये 22 मई आ रहा है लास्ट। सर फिर बस सीएमएस बंद हो गया, सर इतना ही था आज सीएमएस। क्लास ही नहीं होगी, असल में आपकी सिर्फ एक ही क्लास रहती है, वो हाँ एज अ फाइनल काउंट होगा। चलो ठीक हो गया, एनी हाउ चलो आपका मसला तो हल हो गया ना, मैंने आपको करवा दी, कोई उससे मुझे कोई जी फर्क सर। नहीं पड़ता। मैंने कौन सा कोई पैसे के लिए पढ़ाना है आप लोगों को, मुझे मजा आता जरा पढ़ाने का, ये है मेरा पैशन। जी सर, हमें भी बहुत मजा ठीक आया है, आपसे पढ़ के सर। तो ये है। यस सर। अच्छा आपको एनी भी बहुत हाउ, मजा आया। तो ये अब ऐसे करते हैं, आपकी मैं वैसे सेव कर लेता हूँ ये अटेंडेंस, ताकि ये ना हो कि सर स्क्रीनशॉट ले लें जूम का। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, इसमें मैं म्यूट कर दूँ आप सबको पहले। सर जी सर वो ना 7 की लाइट गई है, तो ही सेइंग कि अटेंडेंस 7 की लगवा लाइट गई हुई है। 7 को बाद। हाँ तो 7 की लाइट ही का है ना, 7 की लाइट गई हुई है। जी सर। अच्छा
ये कौन बोला था, रामीन या कौन बोला था ये? जी सर, आमीन। अभी इस टाइम कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोग हैं यहाँ। और आपने किसका कहा? साद का? सर आपने सेकंड स्क्रीन की नहीं ली, स्क्रॉल डाउन नहीं किया अटेंडेंस के लिए। आपने जो ऊपर वाले आ रहे थे वही स्टूडेंट्स आए, एक मिनट रिमेनिंग नहीं ठहरो, आए। मैं तो दूसरे साइड से, कर हाँ देते। एक मिनट ठहरो, मैं दूसरी साइड से वो करता हूँ इसको। ठीक है, एक मिनट ठहरो, जरा देखते हैं क्या होता है। हाँ ये आ गया। लो भी होगी आपकी attendance। अच्छा भाई, ये अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ, ठीक है? तो अटेंडेंस मैंने ले ली है आप लोगों की, तो अब मैं क्वेश्चन बैंक आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और असाइनमेंट। थैंक यू सर। ठीक है सर। तो अब एग्जाम्स के तक के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।